हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं ऐसे ही आपसे उम्मीद करता हूं। बच्चों, हमारी 11वीं क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा था और इस सेकंड चैप्टर में हम लोग 1950 से लेकर 1990 के बीच का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का दौर है, उस दौर को समझने की हम लोग अच्छे से अपनी कोशिश कर रहे थे। क्लियर है बच्चों? साथ में हमने ये भी देखा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। हमने उनके दोष, उनके अवगुण हैं और गुण, हमने दोनों को देखा और साथ में हमने देखा कि भारत के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था उपयुक्त रहेगी और हमने उसके कारण भी पढ़े कि हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनानी पड़ी। ऐसी क्या चीज़ें थी जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था में रूस को देखा, वहीं हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका का एक अच्छा एग्जाम्पल लिया बच्चों, और जिसमें हमने यही समझने की कोशिश करी कि क्या भारत अपनी इन स्थितियों में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो साथ में हमने उसका अध्ययन किया और हमें पता लगा कि भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे उपयुक्त रहेगी बच्चों। क्लियर है? और साथ में हम लोग जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था बच्चों, मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि हम योजना पढ़ रहे थे कि आखिर में योजना क्या हो, कैसे हो और किस प्रकार हो। वो सिद्धांत हमने रूस से लिया, हमने ये भी देखा। क्लियर है? तो हम योजना के बारे में आपका पढ़ रहे थे कि हमारी किस प्रकार योजना बने ताकि हम आगामी लक्ष्यों को, विकास को, सबको अच्छे से अपने केंद्रित कर सकें। तो हम लोग योजना के बारे में बच्चों पढ़ रहे थे। अब उससे आगे देखेंगे आज के चैप्टर में। तो सभी बच्चे अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल लेके बैठ जाइए। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं उससे आगे। तो बच्चों, हम लोग योजना को आपका देख चुके थे कि आखिर में योजना क्या होती है और हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और उसके मुख्य विशेष उद्देश्य क्या हैं। हमने उद्देश्य को पढ़ा और वो समय अवधि भी हम लोग देख रहे थे कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी। क्लियर हो गया? और हमने साथ में ये भी देखा कि कुछ हमारी ऐसी योजनाएं थी जो बहुत लंबे दीर्घकाल के लिए हमने बनाई रखी थी, ताकि इन योजनाओं के माध्यम से जिस विकास की हम बात करते हैं, जिस विकास की अवधारणा हम लोग सोच रहे हैं, वो हमारी पूर्ण हो सके। क्लियर है बच्चों? साथ में हम लोग ये भी देख चुके थे कि जो भारत में योजना थी, उन पे अलग अलग योजनाओं पर जो है बच्चों अलग अलग आपका लक्षित किया गया था लक्ष्यों को। यानी कि भारत में जितनी भी योजना थी, हर योजना के लिए अलग अलग आपके लक्ष्यों पर बल दिया गया था। क्लियर है? हम लोग ये भी देख चुके थे बच्चों। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना जितना मैंने योजना ये आपको पढ़ाई है बच्चों, और साथ में उससे पहले मैं आपको, ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं आपको आर्थिक प्रणाली के प्रकार भी मैं आपको पढ़ा रहा था। क्लियर है? उसमें 3 प्रश्न थे। हमने समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था थी उनको हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। क्लियर है? तो हम योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने पिछला चैप्टर बहुत अच्छे से अगर आपने रिवाइज किया हो, जो हमारी पिछली क्लास थी, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए अब इससे आगे शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाए। ये कह रहा है कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ना, वो हमें क्या नहीं बताती कि जो हमारी वस्तु और सेवा है उनका कितना उत्पादन करना है। क्लियर है? उसमें क्या होता है, हम केवल अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमने अपने गोल सेट किए हैं कि हमें कितना अचीव करना है इस साल, या फिर इस पंचवर्षीय योजना के अंदर हमें किन क्षेत्रों को लक्षित करना है। जैसे हमें खाद्यान्न को बढ़ावा देना है, या हमें भारी उद्योगों को बढ़ाना है, या हमें सिंचाई की सुविधा प्राप्त करनी है, या हमें हरित क्रांति पर ध्यान देना है। ये जो सारी चीजें हैं बच्चों, ये हमें ध्यान रखनी होती है, यानी हमारा लक्ष्य होता है। लेकिन इन पंचवर्षीय योजना में क्या नहीं बताते बच्चों कि हमें कितना उत्पादन करना है। ये हमारे सामने कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कितना उत्पादन करेंगे। बस एक लक्ष्य रखते हैं कि हम इस लक्ष्य तक पहुंच जाए, यानी वस्तु और सेवा के उत्पादन पर नहीं होता हमारा मेनली। क्लियर है? यह है ना तो संभव है और ना ही आवश्यक। ये कह रहा है कि जो ये कह रहा है ना कि हमें आप कितनी वस्तु उत्पादन की जाए, यह ना तो संभव है और ना ही क्या है, आवश्यक है। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह विफल हो गया। कह रहा है जो रूस है आपका बच्चों, उसने क्या करा था, उसने ऐसा करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की कि हमें कितना उत्पादन आपका करना चाहिए। उसने ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या रहा, उससे बुरी तरह विफल रहा, मतलब वो सफल नहीं हो पाया। क्लियर हो गया? ध्यान रहे, क्या नहीं हो पाया बच्चों, सफल नहीं हो पाया। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजना उनके क्षेत्रों के विषय में
स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। कह रहा है कि जितनी भी आपकी पर्याप्त योजना है, उन योजना के जितने भी क्षेत्र के विषय में जो भी आपने स्पष्ट आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनकी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका हो। बस हमें यही देखना है कि आखिर में जो भी हमने अपने गोल सेट करे हैं या जो भी हमारे लक्ष्य हैं बच्चों, वो लक्ष्य कुल मिलाकर हमारे लिए अच्छे होने चाहिए, हमारे क्षेत्र की योजना के लिए अच्छे होने चाहिए, ताकि हम जो हमने लक्ष्य निर्धारित करे हैं हम उनको पहुंच पाएं। वो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर हो गए? जैसे विद्युत उत्पादन, कह रहा है कि उनमें से एक है विद्युत उत्पादन, कि हमें बिजली को क्या करना है, उत्पादन करना है। सिंचाई आदि, साथ में क्या है, सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाता है, दिया जाना ही अधिक श्रेयकार होगा। यानी कि हमें कुछ ऐसी चीजों का ध्यान देना, जैसे विद्युत हो गया, सिंचाई हो गया बच्चों, खाद्यान्न चीजें हो गई, हमें क्या करना है, इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। बाकी जैसे कि आपकी कोई वस्तु की डिमांड है, या फिर जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी सर्विस है, या मान लीजिए कोई कॉटन इंडस्ट्री है, कोई अन्य छोटे मोटे हस्तकरघा उद्योग है, वो सब कहाँ से मिल जाएंगे हमें, आपका बाजार से। यानी कि हमें वो चीज उत्पादित करनी है कुल मिलाकर बच्चों, या आप ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी पंचवर्षीय योजना में हमें उनको फोकस करना है, जो हमारे जो बाजार क्षेत्र है, जो लोग उत्पादन नहीं कर पाते हैं, हमें उनको बेसिकली क्या करना है, केंद्रित करना है। तो हम लोग कुल मिला के बच्चों, हम योजना में ये समझा है हमने, अगर मैं आपको छोटे शब्दों में कहूँ, तो सबसे पहले हमने योजना के बारे में पढ़ा कि आखिर में हमें योजना बनानी क्यों पड़ती है। तो हमें पता लगा कि हम उसमें कुछ विशेष उद्देश्य, कुछ आपके सामान्य उद्देश्य रखते हैं। क्लियर हो गया? क्या करते हैं बच्चों, कुछ विशेष होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, और जितने भी हमारे संसाधन होते हैं उनका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, उनको हम जो आगामी लक्ष्य हैं उनको रखते हुए हम अपनी योजना बनाते हैं। और ये योजना हमने कहाँ से ली है, मैंने आपको बताया बच्चों, रूस से हमने ली है। तो हमने केवल यही देखा इस योजना के बारे में बच्चों कि हम योजना के अंदर जो अपने संसाधन हैं उनका हम किस प्रकार प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को केंद्रित आपका कर सकते हैं। और देखिए ये बॉक्स 2.2 था ना, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा था। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक ये वाला हम लोग चल रहा था, ये यहाँ तक हम लोग खत्म अपना कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। अब इससे आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए, अब देखते हैं सभी लोग, आप इधर साइड ध्यान दीजिए। ये देखिए ये जो हमारा है बच्चों, क्या आप इससे औद्योगिक जो, अब देखिए अभी है औद्योगिक नीति प्रस्ताव। कह रहा है जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया, कब आया, 1948 में। यानी कि सिंपल आप समझेंगे, जो भारत की पहली औद्योगिक नीति बनी, अगर मैं आपसे पूछूं वो कब बनी, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में बनी। कब बनी बच्चों, वर्ष 1948 में। देखिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो हम क्या हुए, आजाद हुए। जब हम लोग आजाद हो चुके तो अब जितनी भी औद्योगिक नीति बनानी थी हमें किसके अनुसार बनानी थी बच्चे, अपने अनुसार। क्यों? अब जितने भी हमारे पास संसाधन है, जितनी हमारी क्षमता है, और ये हमें किन चीजों को केंद्रित करते हुए चीजों को ध्यान देना है, तो वैसे ही हम क्या बनाएंगे, आपका नीति बनाएंगे। लेकिन अगर आप 15 अगस्त 1947 से पहले देखेंगे, कितने से बच्चे, 15 अगस्त 1947 से अगर पहले देखेंगे, तो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जितनी भी नीतियां बना रहे थे, वो आपके बनाने वाले कौन थे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें, वो आपकी नीति बनाने वाले कौन थे बच्चों, आपके अंग्रेज थे। कौन थे बच्चों, अंग्रेज थे। ध्यान आया आपको, जब मैंने पहले चैप्टर हमने बताया था कौन थे, अंग्रेज थे। क्लियर हो गया? अब कौन बना रहा है अब सारी नीतियां बच्चों, अब सारी नीति हम ही बना रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैं बता रहा हूँ कि औद्योगिक प्रस्ताव नीति वर्ष कितना है, 1948 में हमारी पहली औद्योगिक नीति आती है। क्लियर हो गया? तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का भी यही दृष्टिकोण है। कह रहे कि जो हमारे स्टेट डायरेक्ट जो आपके प्रिंसिपल हैं उनका भी क्या है, यही दृष्टिकोण है, उनका यही विचार है, उनका यही एंगल है कि वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। कह रहे देखिए, अब प्रश्न है कि 1950 में जो आपका योजना आयोग बना वो किसकी अध्यक्षता में बना बच्चों, प्रधानमंत्री की। या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन से आयोग की स्थापना हुई, या किस आयोग की स्थापना हुई, तो बच्चों किसकी हुई, योजना आयोग की स्थापना हुई। ध्यान रहेगा बच्चों, क्लियर है बच्चों, किसकी स्थापना हुई, योजना आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए बेटे, किसकी स्थापना होगी, योजना आयोग की स्थापना होगी। क्लियर होगी? कब हुई, वर्ष 1950
बच्चों कब हुई? वर्ष 1900 में। क्लियर हो गया? 1950 के अंदर आपकी योजना आयोग की स्थापना हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ, यानी कि 1950 से क्या हुआ, आप ऐसा मान सकते हैं कि सूत्रपात हुआ, यानी कि योजना रखी गई। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब हमें देखना है 2.2 हम लोग नया शुरू हो रहा है और हमें इसमें ध्यान देना है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, यानी कि जो भी आपकी पंचवर्षीय योजना बन रही है उन पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य है, हमें उनको ध्यान देना है। क्लियर हो गया बच्चों? क्या देना है हमें? उस पर ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। देखिए, किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। कह रहा है कि जो भी कोई आपकी योजना है उसके निर्दिष्ट, यानी बिल्कुल साफ सुथरे या एक फोकस करने वाले क्या होने चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार बच्चों आपका भी एक अपना लक्ष्य होना चाहिए, आपकी एक योजना होनी चाहिए कि भले ही हमारे स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं लेकिन हमने अपनी पढ़ाई पूरी कंटिन्यूस रखनी है, बहुत अच्छे से जारी रखनी है, ताकि जितना भी समय हमें मिल सकता है, जितना फ्री टाइम हमारे पास है, हम अपनी पढ़ाई में उतना अपना क्या करें, अपना यूटिलाइजेशन करें, ताकि जितना भी हमारा कोर्स है हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। क्लियर है बच्चों? तो हमें क्या करना है, बिल्कुल अपने लक्ष्यों को निर्दिष्ट करना है। किस प्रकार? जिस प्रकार हमारी योजनाएं हमारे देश के संसाधन को बनाने के लिए, यानी कि हमारे देश को बेस्ट करने के लिए योजना बनाती हैं, उसी प्रकार हमें अपने पढ़ने के लिए बेस्ट अपने लक्ष्य को सेट करना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं समृद्धि, क्लियर हो गया, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या चाहती है कि हमारी समृद्धि हो, हम लोग बढ़ें, हम लोग ग्रोथ करें, हम लोग डेवलपमेंट करें, आधुनिकीकरण, नई नई चीजें आए हमारे पास, नई नई मशीन हो, नई नई आपकी टेक्नोलॉजी का विकास हो। आत्मनिर्भर का मतलब हम ऐसी चीजों को उत्पादन करें कि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। समानता, हर चीज में क्या हो, इक्वलिटी हो, हर चीज में समानता हो। तो ये हमने क्या रखे हैं, अपनी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य रखे हैं बच्चों। क्लियर है? क्या रखे हैं? लक्ष्य रखे हैं। आइए इनको हम समझने की बच्चों कोशिश करते हैं कि आखिर में ये लक्ष्य है क्या। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो जो भी आपकी प्रत्येक योजना बनेंगी उन प्रत्येक योजना में जो ये लक्ष्य हैं इनको एक समान महत्व दिया जाए। यानी कि जो हम पीछे देख चुके हैं, चाहे आपकी समृद्धि हो, आधुनिकीकरण हो, आत्मनिर्भरता हो या समानता हो, जरूरी नहीं कि जितनी भी योजना बने उनको सबको बराबर वैल्यू दी जाए या बराबर महत्व दिया जाए, ऐसा नहीं है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। कह रहे कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, हम उन पंचवर्षीयों में क्या करते हैं, हम ऐसे लक्ष्यों को चयनित करते हैं जिनको क्या देनी पड़ती है, प्राथमिकता, यानी कि जिनको प्राइमरी है, हमारे लिए जरूरी है, आवश्यकता है, नेसेसरी है, उनको लिए हम क्या रखते हैं, अपनी योजना में पहला लक्ष्य बनाकर रखते हैं। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध ना हो। ये कह रहा है कि जो हमारे योजनाकार हैं, यानी कि जो हमारी आपकी योजना बना रहे हैं, उनको ये ध्यान देना पड़ता है कि इनमें क्या नहीं होना चाहिए, आपस में अंतररोध ना उत्पन्न हो जाए। क्लियर हो गया? योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। कह रहे कि हमें जितने भी हमारे लक्ष्य दिए गए हैं इनको हम विस्तार से, मतलब अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि समृद्धि क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान दीजिए सभी लोग, आप ध्यान दे रहे हैं और आप अंडरलाइन करते चलिए, ताकि आप जब भी आप प्रश्न करें, अगर आप पूरा ध्यान अगर आपका टीवी स्क्रीन की तरफ है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपके चैप्टर बहुत अच्छा समझ आने वाला है। ठीक है, समृद्धि को देखते हैं। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। यानी कह रहा है कि समृद्धि का मतलब क्या है, जो हमारी वस्तु है और सेवा है, किसमें हम लोग क्षमता में क्या कर रहे हैं, जो उसकी उत्पादन क्षमता में क्या है बच्चों, वृद्धि से। यानी कि जो हमारी सेवा और उत्पादन की जो उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि होगी वही क्या है, उससे हमारा अभिप्राय है कि हमारी समृद्धि क्या है। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवा की
दक्षता में वृद्धि है। क्या कह रहा है? दक्षता में क्या है बच्चों? वृद्धि है। क्लियर हो गया? इन सब चीजों में क्या है? वृद्धि है। जो हमें उन्हें आपकी चीजें बताई हैं, इन सब में क्या है? वृद्धि है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इन सब में क्या है? वृद्धि है। अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का परिमाणक सूचक सकल घरेलू उत्पाद, देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपकी जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। यानी कह रहा है कि जितनी आपकी दक्षता बढ़ेगी, जितनी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, वो क्या होगा? जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो भाषा में उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई मान लीजिए अगर आपकी आर्थिक समृद्धि हो रही है, आपकी क्षमता बढ़ रही है वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए, तो आप उसे क्या कहेंगे अर्थव्यवस्था में? तो हम उसे कहेंगे अर्थशास्त्र में कि भैया वो किसी देश की जो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी। क्लियर हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट है उनमें क्या हो रही है? निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी कि देश की जीडीपी बढ़ रही है। देखिए बच्चों, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो उसके लोगों को अपनी जीडीपी का फायदा मिलता है, उसके लोगों को ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। देखिए जब किसी देश में पैसा बढ़ेगा तो आप जान सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वहां के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या होगा? विकास होगा। इसलिए बोलते हैं कि जीडीपी की हमेशा बढ़ती ग्रोथ लोगों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है, उनको लाभ देती है। क्लियर हो गया? जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तु और सेवा के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। अब देखिए उसने हमें जीडीपी की क्या बताई है बच्चों? आपका डेफिनेशन दी है कि आखिर में जीडीपी क्या होता है। आप लोग इसे अंडरलाइन कीजिए। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तु और सेवा के उत्पादन का बाजार मूल्य क्या होता है बच्चों? आपका क्या कहलाता है? जीडीपी। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन होगी एक वर्ष की अवधि में देश के अंदर हुए सभी वस्तु और सेवा के उत्पादन का मूल्य, बाजार को हम क्या कहेंगे? हम लोग जीडीपी कहेंगे। तो मैं इतना आपको समझ आया होगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपको पता चले कि जीडीपी की परिभाषा क्या है, ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आखिर में सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। क्लियर है? यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए, ये कह रहा है कि अगर आप अपनी जीडीपी को क्या मान लें? केक मान लें। क्लियर हो गया? मान ले तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। देखिए कितना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है कि देखिए आप कैसे पता करेंगे समृद्धि है, हमारे देश में समृद्धि बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आप एक मान लीजिए केक, हमने क्या मान लिया? केक। अब ये केक हमने क्या मान लिया? ये ऐसे मान लीजिए, ये हमने जीडीपी मान ली बच्चों। क्लियर हो गया? अगर हम इसकी आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो देखिए अगर इसका वो आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये देखिए जब इसका आकार बढ़ेगा, ये देखिए ये क्या हो रही है? इसकी समृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। अब जीडीपी तो हमें ऐसे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, ये तो हमें समझाने के लिए उसने बताया है कि अगर किसी का कोई आकार बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसकी समृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? समृद्धि हो रही है, उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, वो आपका बढ़ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है वो आपका जीडीपी की, कि जीडीपी क्या है? एक केक मान लीजिए और उसके आकार में जो वृद्धि हो रही है वो क्या है? आपकी समृद्धि है। क्लियर? यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोगों के उपभोग कर पाएंगे। देखिए कितना अच्छा समझाया है कि अगर क्या होगा, जो आपका केक है, अगर आपका केक बड़ा होगा तो क्या होगा? अधिक लोग उसको खा पाएंगे बच्चों, उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। ये कह रहे हैं कि अगर देखिए जिस प्रकार बड़ा केक होगा उससे बहुत सारे लोग खा सकते हैं, उसी प्रकार जो आपकी भारत की जनता है, अगर इसकी जनता को अगर अच्छा जीवन यापन, विविधतापूर्ण यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवन जीने हैं, जैसे कि जो भी हमारे संस्कृति कल्चर है उसमें जीवन यापन करना, उसके लिए हमें सर क्या करना पड़ेगा? हमें वस्तु और सेवा का अधिक उत्पादन आपका करना पड़ेगा। और किसके अनुसार है बच्चे? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार ये चीजें हमें मिली हैं। क्लियर हो गया? इतना हम क्या पा पाए बच्चों? आपका देख पाए हैं। अब देखिए इतना तो हम लोग आपका देख चुके हैं, कहाँ तक? यहाँ तक। अब देखिए अगर आप बच्चों अगर आप इसे थोड़ा देखेंगे तो एक चीज हमसे छूट रही है, मैं आपको बता दूं। आप कहेंगे सर पहले तो आपने 2 बॉक्स पढ़ा दिए या आपने बॉक्स नहीं पढ़ाए।
देखिए, एक है सेवा क्षेत्र बॉक्स, और बच्चों एक बॉक्स हम इसे अभी देखते हैं, महालोबिस भारतीय योजना के निर्माता। ये वाला बॉक्स हम लोग, ये वाला, इस बॉक्स को हम लोग अभी पढ़ते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी हमारा बचा, ये 2 बॉक्स हमें पढ़ने होंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम क्या देख लें, समृद्धि देख लें, फिर आधुनिकीकरण देख लें, फिर उसके बाद हम लोग अपने बॉक्स को पढ़ेंगे। क्लियर है? ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हम लोग बॉक्स पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कह रहा है कि जो अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद है ना, उसमें विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, आपका इंडस्ट्रियल हो, या आपका सर्विस क्षेत्र हो, इन क्षेत्र में जो भी योगदान करते हैं, इन्हीं योगदान से क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा या स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में क्या लिखा है, एग्रीकल्चर का योगदान अधिक होता है, तो कुछ, ये कह रहा है कि बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें एग्रीकल्चर का योगदान कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। बहुत सौ में क्या होता है, क्षेत्र में वृद्धि क्षेत्र इसकी अधिक योग्य करती है। कह रहा है कि बहुत से तो ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों, देखिए उनमें क्या होगा, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र होगा उसका योगदान बहुत अधिक होगा, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि अधिक होगी। यानी कि बहुत से देश में क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो होगा उसका क्षेत्र बड़ा होगा, और कहीं जो आपका सर्विस सेक्टर है उसका क्षेत्र कैसा होगा, बड़ा होगा। यानी कि कुल मिला के हमने बच्चों यही देखने की कोशिश करी है कि आखिर में अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, तो उसमें किस प्रकार वृद्धि है। तो बच्चों हम कुल मिला के यही देख रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में किसी देश में तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा योगदान देता है, तो कहीं आपका सर्विस सेक्टर। क्लियर है? तो बच्चों आज हमने यही देखने की कोशिश करी कि आखिर में योजना जो बनी है उनको हम किन प्रकार केंद्रित करते हैं, और जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है वो हम कैसे पढ़ते हैं, यानी कि जीडीपी की परिभाषा क्या है। और हमने ये भी देखा कि किसी देश में अगर उसका आर्थिक ग्रोथ हो रहा है, उसकी आर्थिक समृद्धि हो रही है, देखिए हम लोग सूचक पढ़ रहे थे, समृद्धि पढ़ रहे थे कि आपकी ग्रोथ क्या होती है, आधुनिकीकरण को हम लोग देखेंगे, आत्मनिर्भरता देखेंगे, और हम समानता देखेंगे, ये क्या चीजें हैं। इन सब सेक्टर में हम लोग समृद्धि को हमने देखा कि आखिर में अगर कोई चीज समृद्धि है तो कैसे है, तो हमने समझने की कोशिश करी अपनी अर्थव्यवस्था के रूप में भी कि अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था अब आपके सुधरेगी तो उस प्रकार लोगों में जो उसका विकास होगा उसका एक आयाम है बच्चों। और हमने उसको समझने के लिए एक केक का उदाहरण लिया कि जिस प्रकार केक के आकार में वृद्धि होती चली जाएगी, उसी प्रकार वो बहुत सारे लोगों में बटेगा। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें या अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें, जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था होगी, हमारे लोगों के लिए उतने अधिक क्या होगा, जो उनकी विविधतापूर्ण जीवन जीने की कला, उसमें क्या होगा, विकास होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों जो ये आज का लेक्चर है आपको समझ आया होगा, और आप इसे घर जाकर एक बार दोबारा भी पढ़िए। अगर कोई बच्चा ऐसा लेक्चर करने छूट गया है तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो उसको दोबारा पढ़ सकता है। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।